नमस्कार दोस्तों, मैं मान सर नोबल एकेडमी नरवाना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे हम पिछली वीडियो में हम कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं, आज भी एक नए चैप्टर टॉपिक के साथ जो है आपके सामने हम हाजिर हैं। और ये टॉपिक भी बेटा आपका हर परीक्षा के लिए जो है वो बहुत ही कारगर है। खासकर हम अभी फोकस अपनी डिफेंस सेक्टर एनडी जैसी परीक्षाओं के ऊपर कर रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो बेटा ये टॉपिक ऐसा होगा कि इससे आपको कंफर्म जो है वो कोई ना कोई आपको क्वेश्चन यहां से जरूर मिलेगा। और जो टॉपिक है बेटा आपका वो है आपातकालीन उपबंध, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। ये इतना कारगर, इतना शानदार, इतना वास्ट एक चैप्टर है कि अगर सेल्फ स्टडी से आप पढ़ो तो काफी चीजें इसमें कंफ्यूजिंग की हैं और खासकर कंटेंट भी थोड़ा सा दाएं बाएं इसमें मिलता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेटा टॉपिक का आपका नाम है, उसे हम बोलेंगे आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस, ये आपका टॉपिक है आज। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है भाई, उसकी हर विषय वस्तु को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। बेटा थोड़ी बेसिक बातें जान लेते हैं। बेसिक बातों में क्या क्या बेटा, नंबर एक बात जो डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, भाई संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसके अंदर आपातकालीन उपबंध जो है उनका जिक्र है। तो बिल्कुल सीधा साफ सा आंसर है कि भाग नंबर 18। दूसरी बात बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि कहां से कहां तक इन अनुच्छेदों में इनका वर्णन है, तो बेटा आर्टिकल 352 से स्टार्ट हो जाओ और आप आर्टिकल 360 तक चले जाओ, इनमें यही प्रोविजंस आपको बताए गए हैं। तीसरी बात, भाई इनका स्रोत क्या है, ये कहां से लिए गए हैं, तो एक 1935 का बेटा भारत सरकार अधिनियम था। भारत सरकार अधिनियम, जिसको अंग्रेजी में बेटा हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको हमने पहले पढ़ा भी है। ये यहां से अडॉप्ट किए गए हैं, जिसमें दो प्रोविजंस जो फर्स्ट वाले हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से लिए गए हैं। एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको यह बता देता हूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है क्या, थोड़ा सा ब्रीफली बेटा। हमारे देश में संविधान बनाने की पहली मांग जो उठाने वाला व्यक्ति था उसका नाम था श्री बाल गंगाधर तिलक जी। उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में 1895 में सबसे पहले बोला कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क करने का राइट दिया जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको डिनाई कर दिया। उसके बाद हमने असहयोग यानी कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के दौरान जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने इसकी मांग को उठाया 1920 से 22 तक, 1920 से लेकर 22 तक। उसके बाद स्वराज पार्टी एक आई, उस स्वराज पार्टी के माध्यम से जो बड़े नेता दो थे, पंडित मोतीलाल नेहरू और सीआर दास चित्तरंजन दास, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को उठाया। उसके बाद 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक नेहरू रिपोर्ट लिखी गई और कोशिश की गई कि ऐसा संविधान तैयार किया जाए, लेकिन वो मुस्लिम लीग के विरोध के कारण लागू नहीं हो पाई। उसके बाद भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद एक संविधान लिखा और उसी संविधान का नाम बेटा क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी ये इंडिया में लागू होने वाला अंग्रेजों द्वारा तैयार किया गया देश का पहला संविधान था और जो नवंबर 1949 तक लागू भी रहा। और मैं बता दूं बेटा इसमें 321 धाराएं या अनुच्छेद थे, जिसमें से 250 हमने डायरेक्ट डिटो कॉपी बिना किसी बदलाव के इसमें ले लिए हैं। और इसलिए भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव भी किसका है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। आइए इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। ये हमने पढ़ लिया है कि आर्टिकल कहां से कहां तक है, सोर्स क्या है और लेसन नंबर आपका कौन सा है बेटा। तो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि कहां से कहां तक है। तो हम ये बात करेंगे कि जो आपका भाग नंबर 18 है, भाग नंबर 18 है जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें इमरजेंसी प्रोविजंस की बात आपको बताई गई है बेटा, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये 3 कैटेगरी कौन सी है, ध्यान से देखना। पहली है बेटा आर्टिकल नंबर 352
अनुच्छेद नंबर 352, दूसरा है अनुच्छेद नंबर 356 और तीसरा है अनुच्छेद नंबर 360। 352, 56 और 60 ये आपने दिमाग में रखने हैं। इसमें लिख रखा है बेटा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जिसको हम लोग नेशनल इमरजेंसी के नाम से पढ़ेंगे। दूसरा बेटा इसमें शब्द लिख रखा है वो है संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल, और इस संवैधानिक आपातकाल को हम लोग राष्ट्रपति शासन के नाम से भी पढ़ते हैं। ये प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी इसको पढ़ा जाता है आपातकाल। अच्छा, ये जो आपका है उसको हम लोग पढ़ते हैं वित्तीय आपातकाल के नाम से। वित्तीय आपातकाल जिसको बोलेंगे बेटा इंग्लिश में फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो लेसन नंबर 18, फर्स्ट आर्टिकल 352, सेकंड आर्टिकल 356 एंड द लास्ट वन इज आर्टिकल 360। दिस इज द नेशनल इमरजेंसी, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, और दिस इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो बेटा हम लोग एक एक को पिक करेंगे और इसकी हर प्रोविजंस को, हर एक बात को इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये है क्या, लागू कैसे हो सकती है, कौन डिक्लेरेशन दे सकता है, प्रेसिडेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, पार्लियामेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, हर एक चीज को इसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। तो बेटा हमने यहां पर हेडिंग बना दी। हमारी जो हेडिंग है वो है राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल जिसको हम बोलेंगे बेटा नेशनल इमरजेंसी, इसको हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले जान लेते हैं इसके कारण, क्योंकि जब तक कारण का पता नहीं होगा तब तक हमें पढ़ने का बेनिफिट नहीं है। भाई हम नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर ही क्यों करेंगे, दिक्कत क्या है ऐसी जिसको हमने ये लगानी पड़ेगी। तो कारण में बेटा पहला क्या है, वो है बाह्य आक्रमण। वो है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण यानी कि किसी देश ने हमारे ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा जो है वो है युद्ध, भाई हमारा किसी देश के साथ युद्ध हो जाए। तीसरा क्या है बेटा, तीसरे के लिए पहले शब्द यहां लिख रखा था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनल डिस्टरबेंस। आंतरिक अशांति। कारण में मूल संविधान में तीन कारण थे, बाह्य आक्रमण, युद्ध और आंतरिक अशांति। भाई देश में आंतरिक अशांति जो है वो फैल जाए या शांति भंग हो जाए। लेकिन यहां से क्वेश्चन वो नोट करना बेटा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है। एक संविधान का 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे अपने वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ये जो मोरारजी देसाई थे इनके समय में अमेंडमेंट हुआ और आंतरिक अशांति के स्थान पर जो नया शब्द जो है वो जोड़ दिया, वो शब्द था आपका सशस्त्र विद्रोह। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि अब हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के कारणों में आज भी कारण तीन हैं। पहला कारण ये है, दूसरा ये है, और तीसरा कारण आपका कौन सा है, सशस्त्र विद्रोह। अब हमारे पास कौन सा शब्द नहीं है बेटा, आंतरिक अशांति। तो पहली चीज तो हमने यहां से पढ़ी कि हम हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करेंगे ही क्यों। पहली बात, जब कारण को हम पढ़ लेंगे तो फिर इसकी हमने प्रक्रिया भी देखनी पड़ेगी। इसकी हमने क्या देखनी पड़ेगी बेटा, प्रक्रिया। भाई इसको कैसे लागू किया जा सकता है, बड़े शॉर्ट मेथड से पढ़ना स्टार्ट करो बेटा, ज्यादा लंबे सेंटेंस नहीं है। इसकी घोषणा है बेटा, वो इसकी घोषणा करने का जो अधिकार है वो है देश के राष्ट्रपति के पास। देश का राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेंगे, पहली बात। लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेक से, अपनी इच्छा से, अपनी डिजायर से ये कभी भी इसकी डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल जब तक वो लिखित रूप में, जब तक वो लिखित रूप में सिफारिश ना करे, किसको सिफारिश ना करे, राष्ट्रपति को, तब तक राष्ट्रपति इसकी
उद्घोषणा नहीं कर सकते, इसका डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। अब तीसरी बात प्रक्रिया में, पहले तो केंद्रीय मंत्रिमंडल लिख के देगा, उसके बाद राष्ट्रपति जी इसकी घोषणा करेंगे, उसके बाद अपने पास 1 माह का समय होता। भाई ये भी एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आते हैं। भाई मान के चलें कि राष्ट्रपति ने 1 तारीख को नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी, तो 30 तारीख तक हमारे पास 1 माह का समय है। इस दौरान हमने इसको संसद से इसकी परमिशन लेनी आवश्यक है, और संसद से परमिशन बेटा हम 2/3 बहुमत से लेंगे। इतने बढ़िया क्वेश्चन ये एग्जाम में जो आते हैं कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद क्या, पूरी प्रक्रिया ध्यान से सुनिए। पहले नंबर पे क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित रूप में देगा, पहला काम करेगा। ये लिखित रूप में किसको देगा, राष्ट्रपति जी को देगा। राष्ट्रपति जी इसकी घोषणा करेंगे, फिर 1 माह के अंदर अंदर इसकी हमने परमिशन किससे लेनी बेटा, संसद से। और किस बहुमत से लेनी है, 2/3 से। अगर ये सारी चीजें चल पड़ी तो फिर देश में क्या लग सकता है, नेशनल इमरजेंसी। यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम, ये अपना सेकंड पॉइंट है प्रक्रिया का। अब थर्ड पॉइंट में समझेंगे कि भाई अगर इसकी घोषणा होगी तो फिर, या फिर हम तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे अब तक कितनी बार इसकी घोषणा की जा चुकी है बेटा। तीसरा पॉइंट आपका ये है, अब तक हम इसकी 3 बार घोषणा कर चुके हैं, 3 बार, 3 टाइम्स। पहली बार 1962 में, कब बेटा, जब भारत का और प्लस में चीन का, इन दोनों देशों का युद्ध हुआ था 1962 में, जब पहली बार देश ने नेशनल इमरजेंसी को देखा था। चाइना ने सिक्किम के अंदर एक दर्रा बेटा, उसका नाम है नाथुला दर्रा, उसको इंग्लिश में नाथुला पास बोलते हैं। नाथुला पास से इंडिया के ऊपर अटैक किया, और उस अटैक में हमारे पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं थे, पर्याप्त स्रोत नहीं थे कि वो किन एमिनिशंस के साथ, कितने जवानों के साथ हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, और हमारे पास उस समय कुछ खास बढ़िया हथियार भी नहीं थे। तो युद्ध लगभग एक तरफा था, और बुरी किस्मत से हम उस युद्ध में हार गए और चाइना जीत गया। और चाइना ने सीओके जो है, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर का बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया, जिसको हम सीओके बोलते हैं। उस दौरान देश बड़ी खराब स्थिति में था, आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी, देश के अंदर खाद्यान्न संकट भी था, तीसरी पंचवर्षीय योजना भी बहुत स्लो जो है वो चल रही थी। तो मतलब ज्यादा अच्छी स्थिति हम देश की नहीं कह सकते। तो पहली बार नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था 1962 में, इंडिया एंड चाइना वॉर के दौरान। एक बात क्लियर। उसके बाद बेटा दूसरा, ऐसा नहीं है कहीं आप सोचे कि दूसरी बार हमारी इमरजेंसी 1965 में लगी है शास्त्री जी के टाइम पे, ऐसा नहीं है। शास्त्री जी के टाइम पे हमारी इमरजेंसी नहीं लगी है। जिस समय इंडिया का और चाइना का एक बार, सॉरी पाकिस्तान का वॉर हुआ था 65 में, उस समय नहीं लगी थी, डिक्लेयर नहीं की थी हमने। तो दूसरी इमरजेंसी है वो 1971 के दौरान लगी है, और उस समय भारत का और हमारे साथ पाकिस्तान का जो है वो युद्ध जो है चला हुआ था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध चला हुआ था। अब पाकिस्तान का युद्ध क्यों चला हुआ था भाई, आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूं। जैसे सपोज करो ये इंडिया का मैप है, मान के चलो, ये थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूं मैं, ये इंडिया का मैप है, और यहां पर है अपना बांग्लादेश। इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान यानी कि ईस्टर्न पाकिस्तान, इसको पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि वेस्टर्न पाकिस्तान बोलते थे। जब भी इंडिया के ऊपर अटैक होता था तो एक तो फ्रंट होता था अटैक करने का, ये दूसरा फ्रंट होता था ये, दोनों तरफ से हमें युद्ध झेलना होता था। तो एक ये था कि इंदिरा गांधी के दिमाग में कि अगर किसी कारण से ये पाकिस्तान इससे टूट के अलग कंट्री बन जाए तो कम से कम जब युद्ध होगा तो एक फ्रंट को हमने देखना पड़ेगा। तो इसी दौरान 1971 की जंग हुई। 71 की जंग में इंदिरा गांधी जी ने बड़ा सफल नेतृत्व किया युद्ध का, और भारतीय सेना का अदम्य साहस और अद्भुत वीरता के चलते 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना ने बंदी बना लिया। ये विश्व इतिहास में इतना बड़ा आत्मसमर्पण किसी देश की सेना का वो रिकॉर्ड बना है। और 71 में जो है इस युद्ध के दौरान नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई।
तीसरी बार नेशनल जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई बेटा वो 1975 में जून के महीने में हुई। यहां से थोड़ा सा इंदिरा गांधी की कार्यशैली के ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगते हैं। इंदिरा गांधी 71 के चुनाव में भारी जीत के साथ सामने आई और उसके बाद इंदिरा गांधी के जब जीत के आई तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा एक सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। ऐसा कहा कि यहां पर इसने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंदर जो है इसकी जांच की गई और इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी करार दिया और 6 साल के लिए उनको राजनीति से बाहर किया। इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इंदिरा गांधी की दोबारा से वहां पर पुनर् जो न्यायिक प्रक्रिया है वो स्टार्ट हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन को जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया और वो दोषी हैं। इसी अव्यवस्था के चलते और अपनी सरकार कुर्सी को बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने उस समय फखरुद्दीन अली अहमद जी जो थे वो देश के राष्ट्रपति थे, उनसे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की लिखित सलाह पर आंतरिक अशांति के चलते इंटरनल डिस्टर्बेंस के चलते तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी को घोषित किया। इसे लोकतंत्र की हत्या का भी नाम दिया गया है। इसमें क्या आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसका प्रभाव क्या होगा। तो इसका सीधा सा प्रभाव क्या है, भारत के हर एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बड़ा नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का। तो अब तक हमने पढ़ा कि कितनी बार लगी है बेटा, 3 बार लगी है। 62 इंडिया एंड चाइना वॉर, 71 इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर एंड 75 इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण इसको डिक्लेयर करवाया इंदिरा गांधी ने। तो अभी यहां तक की वीडियो हम इसमें पढ़ेंगे, आगे की वीडियो हम एक और के अंदर शूट करेंगे। तो जल्दी ही आप इस वीडियो को लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकें, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दो। तो हम मिलते हैं एक और इसका अगले पार्ट्स के साथ जल्दी ही आपके साथ। मेहमान सर, उम्मीद करता हूं कि आपकी मेहनत एक दिन आपके सपनों को जो है उड़ान देगी और आप उस चीज को प्राप्त करेंगे जिसके लिए आपके माता पिता और आप दिन रात मेहनत कर रहे हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।